हेलो एवरीवन, टुडे वी शुड स्टार्ट द न्यू लेक्चर। आज हम करेंगे मैग्नेटिक सर्किट्स, राइट। ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम हर इसमें जो टर्म यूज़ होती है उसकी डेफिनेशन देखेंगे और जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो हम टॉपिक्स वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। जो पहली चीज़ आती है इसके अंदर, देखिए ये जो चैप्टर है ये आपको मैग्नेट्स यानी चुंबक से रिलेटेड चैप्टर है। तो एक तो जनरली चुंबक्स क्या होती हैं, मैग्नेट क्या होती हैं आपके, जो आपने बाज़ारों में देखी होगी या रेडियोज़ में से निकाली होगी, सिंपल जो मटेरियल्स की बनी होती है, ठीक है। उनको परमानेंट मैग्नेट हम बोलते हैं कई बार। कुछ जो होती हैं जिसको हम करंट पास करते हैं जिन वायर्स के अंदर से, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो जनरली जितनी भी हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज़ होते हैं उसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही यूज़ करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो उसको हम अभी देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड, ओके राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। द एरिया, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। द एरिया अराउंड अ मैग्नेटिक पोल magnetic dipole that is north and south pole around which its influence is experienced is called as magnetic field, is called as मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अभी क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो, जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसको हम बोलते हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए कभी भी यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कि आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल। और जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में क्या करती हैं, एंटर करती हैं, राइट। तो नॉर्थ पोल से निकल रही है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, साउथ पोल में एंटर कर रही हैं। तो इस टाइप से यहाँ से नॉर्थ पोल से निकली लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ एंटर की, साउथ पोल के अंदर एंटर की, ठीक है। मैग्नेट के अंदर ये ऑब्वियसली कैसे कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, राइट। तो ये इस टाइप से आपका वो बनता है मैग्नेट। तो जो ये आपके मैग्नेट है इसके अंदर दो पोल हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो इसके आसपास का एरिया है, यहाँ पे आप अगर कोई दूसरी मैग्नेट लेके आओगे या कोई और भी चीज़ लेके आओगे तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड यानी इसके प्रभाव को एक्सपीरियंस करेगी। जो इन्फ्लुएंस होगा इसके आसपास का, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं हम इनको, इसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करेंगे, वो इसके प्रभाव में आएंगी वो चीज़ें। तो जब ऐसा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली। तो हम लिख भी देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट। इनका नाम हो गया क्या, मैग्नेटिक लाइंस। देखिए स्टार्टिंग में छोटी छोटी डेफिनेशन है, बाद में आपको पता चलेगा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लिख भी देते हैं, द लाइंस ऑफ फोर्स, द लाइंस ऑफ फोर्स क्या करती हैं, ट्रैवल यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, क्या, कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ पोल टू, नॉर्थ पोल से कहाँ ट्रैवल करती हैं, साउथ पोल की तरफ, राइट। ये आपका हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ओके राइट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर टॉपिक पे। इसके अंदर देखिए सिंपल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होगा, जहाँ पे आप मैग्नेटिक डाइपोल रखेंगे वहाँ पे क्या होगा, आपकी ऑब्वियसली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी और उस एरिया के अंदर जो भी आप कोई भी चीज़ दूसरी मैग्नेट लेके आओगे या करंट लेके आओगे तो उसको क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा। तो उसका नाम हमने क्या दे दिया, मैग्नेट का फील्ड। मैग्नेट के चारों तरफ जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फील्ड क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसी तरह मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से फील्ड क्रिएट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, राइट, सिंपल। अच्छा अब हम देखते हैं, अब ये चैप्टर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से रिलेटेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तो वो हम सेकंड टॉपिक इसमें ये देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट।
ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब देखिए करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। एक तो नॉर्मल चुंबक की वजह से होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वो हम देखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट right flows through a conductor, flows through a conductor। कंडक्टर क्या, जो करंट इजीली अलाउ करता है अपने अंदर से पास करना। जब उसके अंदर से करंट पास करेगा तो क्या होगा, जब उसमें से करंट जाएगा कंडक्टर के अंदर से, मैग्नेटिक फील्ड, तो नेचुरली क्या होगा इस सेटअप, तो जितना भी लंबा कंडक्टर होगा उसकी सारी लेंथ के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, इस सेटअप ऑल along the length of conductor, the magnetic lines of force, मैग्नेटिक फील्ड, या उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका थ्योरेटिकली दिखाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है। वो चार्ज की वजह से होती है, ये किसकी वजह से होती है, मैग्नेट की वजह से। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी क्या, कि जब आप किसी वायर के अंदर करंट पास करेंगे तो उसके अराउंड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सिंपल आर इन द फॉर्म ऑफ, ये मैं बताता हूँ कैसे क्या लिख रहा हूँ मैं भी, concentric circles around the conductor, right। the direction of lines of force, ये बताता हूँ मैं कॉन्सेप्ट आपको एक मिनट में। डायरेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पहले लिख लीजिए एक बार, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं उससे आपकी क्या डिटरमाइन होंगी, डायरेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, राइट। एंड मे बी डिटरमाइंड बाय, और किस रूल से इसको डिटरमाइन करेंगे उसका नाम है राइट हैंड रूल। एंड मे बी डिटरमाइंड बाय, कौन सा रूल हो गया, राइट हैंड रूल। देखिए स्टार्टिंग में आपको चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, राइट। अब ये क्या होता है अकॉर्डिंग टू, देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें करते क्या हैं। देखो ये कोई भी अपने पास कंडक्टर है, कंडक्टर यानी क्या, तार, जिसमें से करंट इजीली पास कर सकता है, राइट। मैंने तार रख दी, इस तार में मैंने क्या किया, करंट पास किया। करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर, देखिए ऊपर जा रहा है। तो अब इसके चारों तरफ क्या होगा, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा तो उसको हम कंसेंट्रिक सर्कल से दिखाएंगे चारों तरफ। देखो ऐसे ऐसे तार के मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग द वायर, जिस प्लेन के अंदर ये तार रखी हुई है तो उसके परपेंडिकुलर होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, आप एक अंगूठा लीजिए, आप अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड का आप जो थंब है आपका वो ऊपर रखिए, थंब मैंने ऊपर रख दिया, राइट। और उसके बाद जो बाकी की फिंगर्स हैं उसको मैं ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे मैंने फिंगर्स कर लिया। तो अब मैंने इसको, मेरे को क्या करना है, कर्ल करना है। कर्ल का मतलब क्या करना है, मेरे को इसको पकड़ना है, ठीक है। तो पकड़ने के लिए मेरे को क्या है, इसको होल्ड करो, और थंब की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होनी चाहिए जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, राइट। करंट की डायरेक्शन आपकी थंब की डायरेक्शन होनी चाहिए, और फिंगर्स लेके आप हाथ से इसको पकड़िए। तो आप देखेंगे कि जब आप ऊपर थंब की डायरेक्शन ले जा रहे हैं और इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तार को, तो जो आपकी हथेली है, जो आपका पाम है, वो कहाँ पे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें ना, पाम कहाँ जा रहा है आपका, अंदर की तरफ जा रहा है। ये आप ध्यान से देखिए
क्योंकि ये जो हिस्सा है आपका, जो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आउटर हिस्सा दिखेगा हाथ का, ठीक है। अंदर की तरफ जो हाथ है, जो सफ़ेद पोर्शन होता है उसको हम पाम बोलते हैं हाथ पे, तो वो आपका अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ जा रहा है तो यानी यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ इसमें, ठीक है। और अगर आप इसको पकड़ के इस तरफ से लेके आएंगे, लेफ्ट साइड से लेके आएंगे, तो लेफ्ट साइड पे आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको लेफ्ट साइड पे, बताइए। लेफ्ट साइड पे वो पाम आपका कहाँ कहाँ आ रहा है, उसको घुमा दीजिए। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या, उसको पकड़ के घुमा दीजिए, ठीक है। थंब को ऊपर रखिए और तार को पकड़े पकड़े घुमा दीजिए हाथ। तो जो आपकी इस तरफ जो आपका पाम है, जो आपका सफ़ेद हिस्सा है, इस घूम के वो इस तरफ क्या आएगा, आपकी तरफ आएगा। तो उसको हम, जो चीज़ आपकी तरफ आता है उसको फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, ठीक है। तो यानी ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपसे दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपकी बन गई, ठीक है। ये हो गया आपका लेंथ अलोंग द कंडक्टर, यानी लेंथ, इसकी लेंथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, बट परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग होगा। और उसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, उसकी डायरेक्शन दी जाएगी राइट हैंड रूल से। अब अगर मैं इसी को क्या करता हूँ, कंडक्टर को ऐसे रख देता हूँ और करंट इसमें ऐसे पास करता हूँ, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। आपका थंब का है नीचे, तो नीचे की डायरेक्शन में थंब लेके जाइए। उसके बाद आप अपना पाम निकाल लीजिए, चारों फिंगर्स निकाल लीजिए। चारों फिंगर्स जब आप निकालेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि फिंगर्स आपकी इस तरफ से क्या जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है आपकी। देखिए पहले तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इस तरफ से आपकी फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। पाम यानी जो सफ़ेद हिस्सा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से जब आप पकड़ के लेके आओगे अपने इस तरफ से, राइट साइड से, तो वो बाहर की तरफ निकल रही है। तो बाहर की तरफ निकलेंगे तो वो कैसे, ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस, यहाँ पे क्या जाएगा, डॉट। डॉट का मतलब होता है बाहर, क्रॉस का मतलब होता है अंदर, राइट। तो ये आपकी डायरेक्शन होगी। तो इसका नाम हो गया, इस रूल का नाम मतलब हो गया राइट हैंड रूल। तो अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, राइट हैंड रूल क्या होता है। देखिए पेपर में आ सकता है, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू इस रूल के मुताबिक, होल्ड द कंडक्टर इन राइट हैंड, कंडक्टर को किस में पकड़िए, राइट हैंड में पकड़िए। होल्ड द कंडक्टर राइट हैंड, ये इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड नहीं, इन राइट हैंड, तभी तो नाम है राइट हैंड रूल, राइट। विद द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा किस डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। विद द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, राइट। देन फिंगर्स, तो क्या होगा, फिंगर्स, जो फिंगर्स हैं आपकी अंदर की तरफ से, जो फिंगर्स हैं, ठीक है, उंगलियां जो अंदर की तरफ से विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, जिसके ऊपर आपकी ये लेयर्स लगी होती हैं जिससे आप पॉइंट काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6, तो वो हिस्सा पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं। फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, विल पॉइंट, किस में पॉइंट करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी तरफ पॉइंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसके चारों तरफ, अराउंड दी कंडक्टर, कंडक्टर के चारों तरफ, राइट। ये हो गया आपका राइट हैंड रूल, ओके। अब इसमें हम देखते हैं बेसिक टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिक सर्किट्स, राइट। अब हम देखते हैं बेसिक टर्म्स, जो आपकी टर्म्स यूज होंगी मैग्नेटिक इस चैप्टर के अंदर, वो देखेंगे हमें। यूज्ड इन मैग्नेटिक सर्किट, राइट। सबसे पहली टर्म जो होती है वो यूज होती है इसके अंदर, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। देखिए डेफिनेशंस में भी आती हैं चीज़ें, हो सकता है आपसे डिटेल में भी पूछ लें, तो आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स के बारे में। इसका नाम देते हैं MMF, ओके, MMF। द मैग्नेटिक प्रेशर, पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। द मैग्नेटिक प्रेशर which sets up or tends to set up magnetic flux
tends to set up magnetic flux in a magnetic circuit. मैग्नेटिक प्रेशर, वो प्रेशर, मैग्नेटिक प्रेशर जो क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेट करता है किसके अंदर, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड एज, उसका नाम क्या हो गया, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको क्या वाला होती है ये। इज कॉल्ड एज मैग्नेटोमोटिव फोर्स, राइट। तो एमएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है, एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई, एन गुना में आई, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स किसके, कंडक्टर के जिसमें से करंट पास कर रहे हैं, इन कंडक्टर, या इनकी जगह यहाँ पे लिख सकते हो ऑफ कंडक्टर, ठीक है। आई इज द करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर, जो करंट उसमें से पास कर रहा है, राइट। मेजर्ड इन एम्पियर्स, इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर्स में, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, ये होता क्या है। देखो एमएमएफ क्या होता है कि सपोज करो आपका कोई वायर है, वायर के अंदर आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा टर्न्स ले रखे हैं, ऐसे 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 लपेट रखा है आपने पूरी तरह, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत ज़्यादा टर्न्स ले रखे हैं, इसमें सपोज कीजिए नंबर ऑफ टर्न्स आपने एन ले रखे हैं, ठीक है। और इसमें से आपने आई करंट पास किया, तो करंट की वजह से क्या होगा, अभी हमने क्या देखा था पिछले केस के अंदर, करंट की वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वो किस फॉर्म में होती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती हैं। तो ऐसे ऐसे क्या बनेंगे, आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कंसेंट्रिक सर्कल्स जो बनेंगे उसकी वजह से क्या बन गया, ये इसको हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो चारों तरफ क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ऐसे 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 ऐसे। तो एक तो होगी आपकी एयर, एयर के अंदर ये लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ट्रैवल करें। एक आप सपोज करो यहाँ कोई आयरन ले आओ आप, ठीक है, आयरन का कोई वो मटेरियल ले आओ, तो ऑब्वियस सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है आयरन उसको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, ठीक है। तो जितनी भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी उनकी टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आयरन के अंदर से पास करने की, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ के अंदर से वो पास करेगी तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी उसके अंदर से कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, जब कोई बाहर से मटेरियल लेके आ रहे हैं तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स नाम दे दिया, ठीक है। तो ये, लेकिन ये सारा प्रोसेस हुआ किस वजह से स्टार्ट, ये किस वजह से स्टार्ट हुआ, ये कि आपने करंट आई फ्लो करवाया किसके अंदर से, एन टर्न्स के अंदर से, तभी तो आपकी क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, उसकी वजह से क्या आया, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका एक मैग्नेटिक सर्किट बन गया, ये सर्किट बन गया एक टाइप से, किसके अंदर से आपकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्लो कर रही है कंसिस्टेंटली, ये फ्लक्स आपका पास कर रहा है इसके अंदर, ये सेटअप हो गया फ्लक्स इसके अंदर। लेकिन ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किसकी वजह से हुआ, एमएमएफ की वजह से, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से। तो बेसिक सबसे पहली टर्म क्या होगी, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, इट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। I shouldn't say equivalent, it is analogous, I should say. Analogous यानी बराबर सा, almost similar सा, जो सेम रोल होता है, analogous to EMF in इलेक्ट्रिक सर्किट। अब वो कैसे हुआ, देखो EMF मतलब क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये मैं पहले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल क्या करवाता है, करंट सेटअप करवाता है किसी भी सर्किट में। देखिए ये बैटरी का EMF ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस R लगा हुआ है किसी सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से करंट निकलेगा, करंट निकलेगा, रेजिस्टेंस R में से जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा आपका करंट, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, किसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है। बैटरी की वजह से क्या, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव से उठा के पॉजिटिव प्लेट पे लेके जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज कैरियर जब नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए तो फिर उनको धक्का मारती है, तो पॉजिटिव से निकलेंगे और फिर से क्या आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। तो जो ये पोटेंशियल है जिसकी वजह से करंट पूरा सेटअप हो रहा है पूरे सिस्टम के अंदर, यानी पूरा सर्किट काम कर रहा है, तो वो कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसी तरह यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस बन रही हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, जो पूरा सर्किट आपका बन रहा है जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो चुका है, सेटअप होएगा मतलब, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, आपका
सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से। जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर से, तब तक आप कैसे ये सब करोगे, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मेन जो फोर्स होगी वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स। देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को फ्लो करवाने, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी टाइप से मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने के लिए किसी मैग्नेटिक सर्किट के अंदर कौन सी जो फोर्स होगी, जो यूज़ होगी, उसका नाम दे दिया हमने मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और उसकी वैल्यू कैसे हम डिफाइन करेंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई। अब आप दो तार ले लीजिए, सपोज कीजिए इस तार में मैंने सपोज करो मान लीजिए 4 टर्न्स हैं, इस तार में सपोज कीजिए, एज्यूम कर लीजिए मेरे 8 टर्न्स हैं, ठीक है। इसमें से मैंने करंट पास किया 0.2 एम्पियर, इसमें से मैंने करंट पास किया 0.2 एम्पियर, तो एमएमएफ किस में ज़्यादा होगा, ठीक है। एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स किस में ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कितना आ गया, 4 इंटू 0.2 कितना आ गया 0.8, इसके अंदर कितना आएगा 8 इंटू 0.2 एन इंटू आई कितना आ गया 1.6 यानी ट्वाइस होगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने दुगने कर दिया और उतना ही करंट पास किया, तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या बनेगा, ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेगी, और उनकी वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा बनेगा इसके आसपास, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा लंबा है कंडक्टर, ये कंडक्टर लंबा है ऑब्वियसली, तो फिर क्या होगा, इसकी लेंथ के अलॉन्ग ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेगी, ज़्यादा कंसेंट्रिक सर्कल्स आएंगे, तो ऑब्वियसली आपका क्या बनेगा, फ्लक्स भी ज़्यादा ही बनेगा मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, राइट। तो ये हो गया आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स, राइट। अब हम सेकंड इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एच से, ये चीज़ याद रखना, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच, राइट। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, नो एच डॉट डी एल होता है इसको शायद, एच डॉट एल इज इक्वल टू एन आई, यस। तो ये एच से रिप्रेजेंट नहीं होता, ये चीज़ थोड़ा मैं गलत बोल गया, राइट। तो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू एन आई होता है एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये नहीं होगा, जस्ट फॉरगेट इट राइट नाउ, ओके। इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर टर्न्स, ये चीज़ याद रखना। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न्स की वैसे टर्न्स, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर टर्न्स, ये चीज़ याद रखना, एमएमएफ की यूनिट, राइट। अब हम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ये ग्रीक सिंबल होता है फाई, राइट। तो इसको, इसका क्या मतलब होता है, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स set up in a magnetic circuit, set up in a magnetic circuit is called as magnetic flux, right। It is represented by phi, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय पाई, राइट। इस यूनिट इज वेबर, इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू बी से, राइट। इट इज़ एनालॉगस टू, अभी मैं बताता हूँ क्या होता है ये, इट इज़ एनालॉगस टू यानी इक्विवेलेंट है किसके, ऑलमोस्ट सेम रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रिक करंट इन, जो काम इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करता है वो काम मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक सर्किट के अंदर करता है, राइट। सो फ्लक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला किससे दिया जाता है, फाई एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस, राइट। अब देखते हैं इसको कैसे हम क्या करते हैं इसको। देखिए पिछले केस में मैंने आपको क्या बताया था, एक तार है, तार के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, करंट पास किया आई, ये नंबर ऑफ टर्न्स है एन, तो यहाँ पे एन आई क्या बन गई, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बन गई। इसके चारों तरफ क्या बन गई, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या बने आएंगे आपकी, कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक का मतलब लगातार जो सर्कल्स आपके हैं, ठीक है। तो इसके इन्फ्लुएंस में एक तो मैं किसी आपके आयरन के पीस को लेके आऊँ, ठीक है, सपोज को मैं आयरन ले आया, और नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, ऐसे ही उस तार के नंबर ऑफ टर्न्स एन लेके आई करंट फ्लो करवा के
ये जो इसके अराउंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनी, ठीक है, इसके इन्फ्लुएंस में क्या ले आया, आपका वुडन का पीस ले आया, ठीक है, एक वुडन पीस ले आया, राइट। तो ऑब्वियसली मेरे को ये बताओ कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा किस में से फ्लो करेंगी, आयरन में से फ्लो करेंगी या वुडन में से फ्लो करेंगी, बताओ। ये एक ऑब्वियस सी बात है कि मेरी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इजीली आयरन में से फ्लो करेंगे, बिकॉज आयरन क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट बहुत इजीली करता है। आप लोहे को कभी भी सिक्के को चुंबक के पास लेके जाओ तो क्या हो, चिपकता है ऑब्वियसली। आप किसी लकड़ी के उसको लेके जाओ तो चुंबक के पास क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। तो यानी मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स जो होंगी वो इसके अंदर से पास करेंगी। तो इसके अंदर उन्होंने क्या सेटअप कर दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेफिनेशन हमने क्या लिखी है कि भाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स ने प्रोड्यूस की हैं, वो कितनी लाइंस किसी पर्टिकुलर सर्किट में से फ्लो करती हैं, तो उसका हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब वुडन में से ऑब्वियसली क्या करेंगी, बहुत कम फ्लो करेगी, बहुत कम फ्लो करेगी, तो यानी बहुत कम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लो की तो इसका बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो गया, राइट। देखिए ये जो प्रिंसिपल होता है वो आपका ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है, जिसके अंदर हम CRGO स्टील लेते हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या होता है, मटेरियल की क्या इंपॉर्टेंस होती है फ्लक्स कैसे एस्टैब्लिश करने में, राइट। तो ये हो गया आपका MMF बटा रिलक्टेंस, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। अब ये एनालॉगस है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। अब देखिए करंट कैसे, बैटरी से, क्या बैटरी EMF E, रेजिस्टेंस सपोज करो यहाँ पे क्या है R। तो अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस सर्किट के अंदर करंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इस पाथ के अंदर, तो कंडक्टर अलाउ नहीं कर रहा करंट को फ्लो करने देना। और वैसे भी I इज इक्वल टू क्या होता है, E बटा R। E क्या होती है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, R क्या होता है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे ध्यान से देखो फ्लक्स फाई क्या है, MMF। E किसके बराबर था, MMF के बराबर था, और रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पे क्या आ गया, रिलक्टेंस, राइट। तो ये रिलक्टेंस का क्या मतलब हुआ कि इसका कितना रिलक्टेंस यानी कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ये जो मटेरियल हम लेके आ रहे हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को। अब ऑब्वियस सी बात है वुडन का जो पीस होगा उसके रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्यों, वो बहुत कम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अपने अंदर से फ्लो करने देगा। इसका जो रिलक्टेंस होगा आयरन का वो काफ़ी कम होगा, तो इस वजह से काफ़ी लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें फ्लो कर जाएंगी। तो यानी जो रिलक्टेंस है उस पर भी आपका क्या डिपेंड करेगा, फ्लक्स। अगर आपका रिलक्टेंस ज़्यादा होगा ऑब्वियसली तो क्या हो जाएगा, सपोज करो देखो वुड रिलक्टेंस, इसको ऐसे लिख लो, रिलक्टेंस ऑफ वुड, जस्ट अ मिनट, ये रिलक्टेंस ऑफ वुड इज ग्रेटर देन द रिलक्टेंस ऑफ व्हाट, आयरन। तो जो फ्लक्स फाई वुड का आएगा, फ्लक्स जो फाई में आएगा वो बहुत कम होगा किससे, जो फ्लक्स आएगा आपका आयरन से, राइट। ये ग्रेटर देन का साइन हो गया, लेस देन का साइन हो गया, राइट। तो ये मेरा लॉजिक था इसका, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर, थर्ड वन इज रिलक्टेंस। देखो जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे उसी की डेफिनेशन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, S से, राइट। द अपोजिशन ऑफर्ड, अपोजिशन यानी कि जो आप क्या कर रहे हैं, अपोजिशन यानी अपोज कर रहे हैं किसी चीज़ को, जो प्रतिरोधक क्षमता आ रही है किसको, ऑफर्ड, किनको ऑफर कर रहे हैं, टू द फ्लो ऑफ, यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स टू द फ्लो ऑफ, उसकी वजह से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है किसी भी डिवाइस के अंदर, किसी भी उसके अंदर आपकी कोई भी चीज़ लेके जा रहे हैं, लोहे की, वुड की, तो फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है उसको कितनी अपोजिशन, कितनी प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड कर रही है कोई चीज़, वो उसकी रिलक्टेंस होगी, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड एज द रिलक्टेंस। देखो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है, अगर आपका अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम। इसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, बस सिंपल। इट डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड करता है, अपॉन लेंथ L, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एंड परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल।
and permeability of the material। देखो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स पर वेबर। अब ये कैसे आई, यूनिट कैसे आई, एम्पियर टर्न्स बटे में वेबर। अब देखो एमएमएफ क्या था, फ्लक्स क्या था, पहले ये बताओ मेरे को। एमएमएफ बटा रिलक्टेंस, राइट। फ्लक्स की यूनिट क्या थी आपकी, वेबर, राइट। एमएमएफ की यूनिट क्या थी आपकी, एम्पियर टर्न्स, एन इंटू आई बटा रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो अब ये एस कहाँ जाएगा, उठ के इस तरफ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एस इंटू वेबर किसके इक्विवेलेंट आ गया, एम्पियर टर्न्स के बराबर आ गया। तो एस यानी किसके बराबर आ गया, वेब, ये क्या आएगा, नीचे आएगा 80। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ क्या आएगा, डिवीजन में आएगी ये चीज़। तो एम्पियर टर्न्स बटा वेबर। या आप ये करिए, दोनों तरफ से क्या कीजिए, वेबर को डिवाइड कर दीजिए वेबर से। तो इस तरफ से वेबर से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, वेबर से वेबर कट जाएगा, इस तरफ से क्या आ जाएगा, एम्पियर टर्न्स बटा वेबर, राइट। आपको वैसे समझ नहीं आना तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर टर्न्स बटा वेबर, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या है, एल अपॉन ए म्यू। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि कोई अगर आपका मटेरियल, एक आप छोटा मटेरियल लेके आ रहे हैं ऐसे, जिसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्लो कर रहेंगी, ठीक है। एक आप बड़ा मटेरियल लेके आ रहे हो जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उसको अब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो इसके लिए मुश्किल उतनी खड़ी होगी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में इजीली सेटअप नहीं होगा, तो यानी इसका रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो लंबा वो होगा आपका कंडक्टर, जो लंबा आपका मटेरियल होगा, उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करवाना बहुत मुश्किल है। तो यानी इसके मतलब मुश्किल इन अ सेंस एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर वन। तो इस केस में यानी क्या हो गया, इसकी जो एस होगी, रिलक्टेंस होगी, वो ज़्यादा होगी। तो यानी लेंथ अगर बढ़ेगी तो रिलक्टेंस क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी, राइट। दूसरी चीज़ क्या होगी, एरिया क्रॉस सेक्शन। एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या, एक तो आप पतला कोई शीट लेके आए, एक आप मोटी शीट लेके आए। तो जब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वो मोटी शीट में से ट्रैवल करना ईजिली प्रेफर करती हैं, ठीक है, वो ईजिली उसमें से ट्रैवल कर जाती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब ज़्यादा पर्टिकुलर एरिया के अंदर आयरन लगा हुआ है तो ऑब्वियसली एक एयर है, एक पतली सी चादर है उसके आसपास एयर है, एक मोटी चादर है उसके पास आसपास कम एयर है। तो ऑब्वियसली आयरन जब ज़्यादा है तो उसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ट्रैवल करना या ज़्यादा जाना तो डेफिनेटली प्रेफर करेंगी। तो प्रेफर करेंगे तो यानी अगर एरिया बढ़ गया तो ऑब्वियसली क्या बन गया आपका, मैग्नेटिक, यानी आपकी रिलक्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो एरिया बढ़ते ही आपकी रिलक्टेंस क्या होगी, घट जाएगी। तीसरी चीज़ क्या होगी, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स को परमिट कर रही है वो चीज़ अपने अंदर से पास करने की। तो ऑब्वियसली वुडन की परमिएबिलिटी क्या है, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू क्या, आयरन, ठीक है। आयरन की परमिएबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, परमिट कर रही है। कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को परमिट कर रहा है, कितने फ्लक्स को परमिट कर रहा है वो अपने अंदर से फ्लो करने के लिए। तो वो चीज़ होगी आपकी परमिएबिलिटी। तो आपकी परमिएबिलिटी अगर बढ़ जाएगी किसी चीज़ की तो रिलक्टेंस ऑब्वियस सी बात है, उसका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और एनालॉगस किसके है ये, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो लास्ट में लिख दीजिए ये भी, इट इज़ एनालॉगस टू logos to electric current in electric circuit, right। तो रिलक्टेंस भी हो गया अब आपका। तो ये भी ऐसे ही होता है, जो आपको सीरीज में कनेक्ट करते हो रिलक्टेंसेस को, रेजिस्टेंस को सीरीज में करते हो तो कैसे लिखते हो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे लिखते हो ओम्स। इसमें रिलक्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सो ऑन अप टू एम्पियर टर्न्स पर वेबर, ये यूनिट होगी। अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते थे तो कैसे लिखते थे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, राइट। ऐसे ऐसे लिखते थे दिस ओम्स। और इसको कैसे लिखोगे, 1/S इज इक्वल टू 1/S1 प्लस 1/S2। जब रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है तो ऑब्वियसली वही प्रॉपर्टी शो करेगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, इक्विवेलेंट।
एस इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट वो निकालना हो तो आपको रिलक्टेंस, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वहाँ निकाल देते हैं, राइट। देखिए अब इससे निकले हम परमेबिलिटी, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया इसमें, म्यू जो जिस पे मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है, ये क्या होगी परमेबिलिटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, राइट। द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की क्षमता, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल की क्षमता क्या, टू कंडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, इसके अंदर से इजीली से मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्ट कर जाए, पास कर जाए। ऑब्वियसली आयरन इजीली पास करने देता है, तो आयरन की परमेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली वुडन की क्या होती है, वुड की परमेबिलिटी, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को इजीली पास नहीं करने देता, यानी फ्लक्स को सेटअप नहीं होने देता सर्किट के अंदर, मैग्नेटिक सर्किट में, तो उसकी परमेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। थ्रू इट इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, उसका नाम क्या हो गया, परमेबिलिटी। राइट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। अगर पेपर में आ जाए तो बस आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और ये रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, बस रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, उसको बोलते कहते हैं एम यू, राइट। ओके, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, स्टैंडर्ड रेफरेंस परमेबिलिटी क्या होती है, एयर की, एयर के रिस्पेक्ट में हम सारी चीज़ों की परमेबिलिटी नापते हैं, तो एयर क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, द परमेबिलिटी, उसको फ्री स्पेस भी बोल देते हैं, द वैक्यूम, द परमेबिलिटी ऑफ ऑल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जनरली एयर भी नहीं नापते हम, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में नापते हैं, यानी एयर को रिमूव करके एक फ्री स्पेस के अंदर जो परमेबिलिटी होती है उसको हम नापते हैं, वो हम स्टैंडर्ड परमेबिलिटी मानते हैं, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में हम सारी परमेबिलिटी नापते हैं कि भाई वुडन की कितनी है, आयरन की कितनी है, बाकी सब चीज़ें। देखो किसी भी चीज़ को नापने के लिए आपको क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए। स्टैंडर्ड क्या होता है, बेसिक, जैसे लेंथ को नापने के लिए आपको स्केल चाहिए, स्केल के अंदर बेसिक यूनिट क्या है आपकी, मीटर, मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी, एक स्टैंडर्ड होगा ना, उसी के रिस्पेक्ट में तो आप बताओगे कि ये चीज़ कितनी लंबी है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 5 क्या, 5 का मतलब कितनी लेंथ, तो आप आगे यूनिट तो बताओगे ना, वो यूनिट क्या है आपका, स्टैंडर्ड। तो उसी टाइप से परमेबिलिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड परमेबिलिटी यूज़ की जाती है, तो उसको वो किस में रिप्रेजेंट की जाती है, फ्री स्पेस के अंदर, यानी वैक्यूम के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है, तो उसका नाम हम क्या देते हैं, द परमेबिलिटी ऑफ ऑल नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक यानी जो मैग्नेटिक नहीं होते मटीरियल्स, इंक्लूडिंग एयर, जिनमें चुंबकीय प्रभाव कम पड़ता है, इंक्लूडिंग एयर, इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, म्यू नॉट, बस म्यू नॉट का सिंबल लगा दिया नीचे। इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, हेनरी पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। हेनरी, हेनरी इंडक्टेंस की यूनिट होती है, मीटर लेंथ की यूनिट होती है, ठीक है। ये हो गया आपका ये। तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यानी आयरन की एब्सोल्यूटली अपने खुद की उसकी परमेबिलिटी कितनी है, ठीक है, खुद की स्टैंडर्ड कितनी परमेबिलिटी है उसकी, खुद कितनी औकात है आयरन की, कितना वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अपने अंदर से पास करना है, दे सकता है, ठीक है, उसको हम देंगे एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, इज म्यू, आयरन की या किसी भी मटेरियल की, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। एंड रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव यानी एयर के रिस्पेक्ट में, यानी फ्री स्पेस यानी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में परमेबिलिटी कितनी है, ठीक है, कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को, एक तो देखो किसी भी तार के अराउंड, देखो मैं भी बताता हूँ, इज म्यू आर, देखो किसी भी तार के अंदर करंट फ्लो करवाइए, एन टर्न्स हैं, आई करंट फ्लो कर रहा है, चारों तरफ क्या बना, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनी, यहाँ आप वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, यानी सारी एयर निकाल दीजिए यहाँ से, ठीक है, वैक्यूम यानी फ्री स्पेस कनेक्ट वो, तो अब ये देखें कि कितनी इजीली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें से फ्लो कर रही है और वो लूप कंप्लीट करके मैग्नेटिक फ्लक्स बना रही है, ठीक है।
तो ये तो हो गया आपका क्या, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो यानी यहाँ पे ये जो इसकी परमेबिलिटी आएगी उसका नाम हमने दे दिया म्यू नॉट। और अब अगर कोई आप इसके अंदर रिस्पेक्ट में आयरन लेके आते हो या कुछ भी कोई और मटेरियल लेके आते हो यहाँ पे, उसकी परमेबिलिटी खुद की क्या होगी, म्यू। ठीक है, उसकी खुद की म्यू है, लेकिन म्यू आर उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी। एयर के रिस्पेक्ट में वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, यानी एयर के रिस्पेक्ट में वो कितनी ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स को अपने अंदर से पास करवाने दे सकता है, तो वो जो कॉन्सेप्ट आएगा उसका नाम है रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो म्यू आर हम उसको बोलते हैं। म्यू आर इज जनरली इक्वलेंट टू म्यू बटा म्यू नॉट, ऐसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आपकी यही आएगी इसमें, इसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी जैसे होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी, बट वहाँ माइनस का साइन आता है, यहाँ डिविजन चलती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। राइट, फिजिक्स ओके भूल जाओ, बस आप यही से भी फोकस करो। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, म्यू आर, रिलेटिव है तो नीचे क्या लग गया, आर। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, अब उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, इज डिफाइंड एज द रेशियो। उसको क्या डिफाइन करेंगे, एज द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल। कितनी फ्लक्स डेंसिटी, कितना फ्लक्स मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स डेंसिटी पे भी आएंगे हम थोड़ी देर में। टू द फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन वैक्यूम, अभी मैं बता रहा था वैक्यूम में कितना जा रहा है और उस मटेरियल में कितना जा रहा है। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में 500 गुना अगर इसमें ज़्यादा जा रहा है तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी 500 हो जाएगी। ठीक है, 1000 गुना इसमें ज़्यादा इजीली ट्रैवल कर रही है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, जब एयर निकाल दी हो वैक्यूम क्रिएट कर दिया हो। ठीक है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। वैसे एयर को हम वैक्यूम ही ट्रीट करते हैं जनरली, बट फिर भी अगर आपको बिल्कुल ही प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए तो उसके इसके अंदर क्या करेंगे, एयर को भी बिल्कुल निकाल देंगे तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड इन वैक्यूम। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आपका वैक्यूम ही यूज होगा। राइट, प्रोवाइडेड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, प्रोवाइडेड कि सेम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ट्रैवल करें, उतनी ही लाइन्स आए, मैग्नेटोमोटिव फोर्स उतनी ही हो। पता चले इसमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स ही आपने चेंज कर दी, अब सपोज करो इसमें 1000 लाइन्स आ रही थी, दूसरे में आपकी 5000 लाइन्स आ रही हैं, और फिर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 5000 लाइन्स तो ईजिली एयर में से भी फ्लो कर जाएंगी, कुछ में से 5000 में से सपोज करो आपकी 50 लाइन भी फ्लो कर जाएंगी, और यहाँ पे 1000 में से आपकी क्या कर रही है, कुल 200 ही लाइन फ्लो कर रही है। तो यहाँ से तो पता चला आपकी रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी होगी, 4 होगी। बट नहीं, अगर आप स्टैंडर्ड जो कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपकी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स तो सेम ही रहनी चाहिए, तभी तो आप बता सकोगे कि इसमें से ज़्यादा कितनी ज़्यादा इसमें के कंपैरिजन में फ्लो कर रही है। ठीक है, देखिए सिंपल है, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं सिंपल बताता हूँ। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स सेम रहनी चाहिए। ठीक है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और उसका नाम क्या हो हम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहनी चाहिए, तभी तो कंपेयर करोगे आप। स्ट्रेंथ देखो अभी बताता हूँ मैं, इज सेम इन बोथ ऑफ देम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आर, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशनलेस होती है। एंड इज डायमेंशनलेस। राइट, तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आई करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनी, पहले वैक्यूम क्रिएट कर दिया, एयर निकाल दी, तो फिर नाप लिया आपने यहाँ पे कितना लाइन्स ऑफ फोर्स क्या बना रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बना रही है, क्लोज्ड मैग्नेटिक सर्किट बना रही है, तो उसको रिप्रेजेंट किससे कर दिया, म्यू नॉट से। फिर हमने क्या किया, सिंपल सा एन टर्न्स लिए, आई करंट फ्लो करवाया, ऑब्वियसली आई करंट फ्लो करवाया, एन नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए, जस्ट अ मिनट, आई करंट फ्लो करवाया, एन नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए, चारों तरफ क्या बन गया, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बन गई,
उतना ही नंबर ऑफ टर्न्स लेने हैं, ठीक है, उतना ही करंट फ्लो करवाना है। उसके बाद हमने क्या किया, आयरन क्यूब उसको लेके आए। अब देख रहे हैं कि उसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज मिल जाएंगी। तो अगर आपकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ही चेंज हो जाती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ही चेंज हो जाती है, तो ऑब्वियसली वैल्यूज़ क्या आएंगी, अलग ही आएंगी ऑब्वियसली। तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी चीज़ को, ठीक है। आप मीटर को सेंटीमीटर से थोड़ी कंपेयर कर सकते हो, 1 मीटर को 2 मीटर से ही कंपेयर कर सकते हो ना ईजिली। तो इसीलिए मैं बोला ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इसी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहनी चाहिए, तभी आप पॉसिबल है। तो म्यू आर की वैल्यू हमने क्या अभी हमने ऊपर लिखी थी, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बटा म्यू नॉट। तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बटा म्यू नॉट। इसकी यूनिट क्या थी, हेनरी बटा मीटर। इसकी भी क्या थी, हेनरी बटा मीटर। दोनों यूनिट एक दूसरे से कैंसिल होगी तो ये क्या डायमेंशनलेस होगी, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें की हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके, ये मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर में जाएगा टॉपिक आपका मैग्नेटिक सर्किट्स। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है आज के में, राइट।